नमस्कार साथियों। आइए आज हम देखते हैं लेक्चर नंबर 18 इंडिया लोकेशन एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। हम प्लान किए थे कि 20 लेक्चर में हो जाएगा तो सब हो जाएगा। 18th में आज हम ये दो कवर करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में ये वाला, फिर ये सब पूरा कवर हो जाएगा। तो आइए आज हम देखते हैं भारत का स्थान, भारत का भौतिक विभाजन, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। मैं इसलिए ले लिया कि अलग से बताने से ज़्यादा अच्छा है कि इन्हीं में आप लोगों को समझा दिया जाए। ध्यान से देखें, भारत का स्थान, लोकेशन ऑफ इंडिया, अगर देखेंगे भारत का तो लगभग आपका ये पड़ेगा वर्गाकार में। आप देखते ही हैं कि पश्चिम से पूरब ये 2933 और उत्तर से दक्षिण है 3214 किलोमीटर, यानी कि कहीं ना कहीं उत्तर से दक्षिण दिशा में लंबाई ज़्यादा है। आपको ध्यान रखने वाली ये बात क्या है, जिसे हम चर्चा करेंगे कि एग्जैक्ट अक्षांश देशांतर के बीच में भारत क्या है। आप जानते हैं कि भारत से कर्क रेखा होकर गुजरती है, ये वाली 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कहते हैं कर्क रेखा। अगर हम देखें उत्तरी गोलार्ध में तो 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट, इसे हम मिनट कहते हैं। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। फिर एक और लिखा रहता तो सेकंड में लिखा रहता। तो भारत का उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट और देशांतर जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिमी देशांतर के बीच में है। ये आपको याद रहे कि 84, ऐसे याद कर लेंगे कि 84 से 376, 687 से 9725, क्योंकि कई बार एग्जाम में एग्जैक्ट पूछा है कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो इन दिस सिनेरियो कि मध्याह्न रेखा जो है वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है। तो आप इसे याद रखेंगे, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, जिसे भारत की मानक मध्याह्न रेखा कहा जाता है। यूपी के संदर्भ में तो इलाहाबाद के पास नैनी से होकर यह गुजरती है और 5.5 घंटे आगे। ये चीज़ आपको बताया गया था कि 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, तो 82.5 डिग्री बराबर 15 गुणे 5 75 डिग्री हो गया, 5 घंटा और 7.5 डिग्री का 30 मिनट, तो इसीलिए 5 घंटा 30 मिनट ही आगे है। पश्चिम से पूरब पृथ्वी घूमती है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। भारत का विस्तार ये तो मैं बताया 3214, 3233। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल इतना है। पीसीएस में ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं, चूँकि वहाँ फैक्ट पर ध्यान देते हैं, तो उसमें फैक्ट सभी लिखा है, अलग से बताने की विशेष आवश्यकता नहीं है, मैं समझता हूँ। कुल भौगोलिक क्षेत्र का फल का 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। तो यह क्रम याद रखिएगा एक बार। सबसे बड़ा रूस, जाहिर सी बात है, इतना विस्तार है तो रूस रहेगा ही। ध्यान देना है कि रूस के बाद कनाडा, चीन, अमेरिका है, कन्फ्यूजन ना हो। तो रूस के बाद कनाडा, चीन, अमेरिका, फिर ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद भारत है 7वां। भारत की मुख्य भूमि की कुल तटरेखा 6114 किलोमीटर। मुख्य भूमि की तटरेखा से तात्पर्य ये वाली जो मुख्य भूमि की, तो सॉरी सॉरी सॉरी, कुछ तो गलत हो गया भाई। मुख्य भूमि मतलब ये टोटल इन्होंने लिया है। तो इसकी तटरेखा कितना है, 6100 किलोमीटर। अब सामान्य दिमाग लगाएंगे, अगर ये टोटल 3200 है, ऐसे अगर साथ में आप चलते आएंगे तो ये ऐसे कुछ ज़्यादा होगा। और द्वीपों सहित तटरेखाएं कुल कितनी है, 7515 किलोमीटर। तो ये तटरेखा और द्वीपों की तटरेखाएं सम्मिलित रूप से 7515 हैं। अब आते हैं भारत की स्थलीय सीमा, जो मैं पहले बता रहा था, वो है तटरेखा, मतलब इंग्लिश में इसको कहते हैं कोस्ट लाइन, अब समुद्र के किनारे वाला। तो ये यानी कि आप अगर घटाएं तो द्वीपों की कितनी आएगी, एक जानकारी छोटी सी आप ले सकते हैं कि 7500 मोटा मोटा 6100,
यानी 1400 किलोमीटर में सब द्वीपों की तटरेखाएं हैं। गुजरात की तटीय सीमा सबसे बड़ी है क्योंकि इसमें कई खाड़ियाँ हैं, खंबात की, कच्छ की। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, ये स्थल वाली। यहाँ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, तो ये स्थलीय सीमा है। इसमें आप पढ़े हैं कि सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, फिर चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, फिर म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, एक क्रम है। तो सबसे बड़ी जो हमारी सीमा लगती है स्थलीय, वो बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश, चाइना, BCPNMBA, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल और म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी है। कर्क रेखा 8 राज्य आपको पता हो, खास करके PCS के लिए। गुजरात, राजस्थान, MP, ऐसे या ऐसे करो ना, गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और इधर दो हैं आपके जो आते हैं त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये हो गया आपका समुद्र तट है, आप देख लीजिएगा ध्यान से। अंडमान निकोबार इतना है भैया, सबसे ज़्यादा लगभग 2000 किलोमीटर तटीय। लेकिन स्थल की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा आएगा गुजरात। तो यही सब लेकर के आता है 7515। मेरे ये नहीं समझ में आता है कि कैसे भैया यहाँ 6100 है मुख्य भूमि की, द्वीपों सहित 75, 1400 का डिफरेंस है, अंडमान अकेले ही इतना है। चलिए डेटा देखिए, ये देखो जो हमने आपको बताया अभी। तो बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ये है कुछ क्रम। 4000 बांग्लादेश, 100 अफगानिस्तान। कौन कौन से राज्य हैं इसे आप अच्छे से कई बार मैप में ज़रूर देखिएगा। राज्य जो पड़ोसी देशों से सीमा साझा करते हैं, इसे मैप में अच्छे से कई बार देखें। बांग्लादेश का बात करें तो बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। ऐसे ही चीन का भी लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम। देखिए कितना खूबसूरत बात है कि चीन, लद्दाख, यानी कि जम्मू कश्मीर नहीं। इधर ही पाकिस्तान देखो, जम्मू कश्मीर भी टच कर रहा है, लद्दाख भी टच कर रहा है। क्यों? क्योंकि POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की वजह से। और हालांकि ऊपर भी लद्दाख में तो उसका POK वाला रीजन उसमें है। नेपाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। हम बहुत बड़ा नहीं भूलते, हम ये भूल जाएंगे कि सिक्किम कहाँ टच करता है, ऐसे भूल जाएंगे। म्यांमार में हम सब याद रखेंगे, यहाँ अरुणाचल है बगल भाई, नागालैंड है, मणिपुर है। पता चला मिजोरम में नहीं याद आ रहा है कि पश्चिम बंगाल में कहाँ है। तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। देख रहे हैं कितना बात है कि म्यांमार जो है वो त्रिपुरा से टच नहीं कर रहा। अब आप सोचिए, इसलिए मैप अच्छे से देखना जरूरी है। सोचो, ये जो त्रिपुरा यहाँ पे है, बांग्लादेश यहाँ तक है आपके, मिजोरम तक, यहाँ तो बांग्लादेश है। ये त्रिपुरा, म्यांमार, हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि म्यांमार यहाँ तक है। तो अच्छे से आप मैप को ध्यान रखें। ये वाला चैप्टर भारत का लोकेशन का हुआ, इसे आप बढ़िया से देख लें, देशों के संदर्भ में समझ लें, और अच्छा से चीज़ों को भी याद रखें कि उत्तरी अक्षांश में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ऐसे है 97, 25, कहाँ से कहाँ तक, 67, 6 से क्या, 68, 7 से। ये आपको याद हो, पूर्वी देशांतर। आते हैं भारत का भौतिक विभाजन, जिसे हम कहते हैं कि भाई फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। मोटा मोटा अगर भारत को देखे तो मोटे मोटे अगर देखे भारत में वैसे तो बहुत विविधता है, लेकिन जियोमॉर्फोलॉजी और स्ट्रक्चर के आधार पे 5 प्रमुख में हम डिवाइड करते हैं। एक तो पर्वत वाला क्षेत्र, एक प्रायद्वीपीय भारत भाई, तो मोटा मोटा अगर हम देखें तो एक पर्वत वाला हो गया, एक प्रायद्वीपीय हो गया, उत्तर भारत का एक विशाल मैदान ये वाला हो गया, तटीय क्षेत्र अलग से हो गए, और कुछ द्वीपीय। ये इसके 5 मोटे मोटे भारत के विभाजन हैं।
आइए पर्वतीय रीजन में देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से आती है पहाड़ियाँ, दर्रे, यहाँ के वनस्पति के बारे में जानकारी। तो ये क्या है, उत्तरी पर्वत श्रृंखला, पर्वतीय रीजन की जब बात करेंगे, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। और क्योंकि उत्तरी क्यों कहा गया, क्योंकि पर्वत यहाँ भी है प्रायद्वीपीय भारत में। ये पश्चिमी तट अगर देखेंगे भारत का ऊंचा है, उभरा हुआ तट है। नदियों का प्रवाह देखिए बताता है कि उभरा हुआ है, इधर गिरती है कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, तुंगभद्रा सब। तो विश्व की सबसे ऊंची एवं विस्तृत पर्वत श्रृंखला है। आप जान ही रहेंगे क्यों, क्योंकि इसी की ही चोटी है 8,848 किलोमीटर, जिसे हम कहते हैं माउंट एवरेस्ट। इसी की चोटी है। यह पश्चिम में सिंधु कंठ से पूर्व में ब्रह्मपुत्र कंठ तक 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है। पामीर का जो पठार है, पामीर का पठार इधर पड़ेगा, इसके बाद मतलब इसके ऊपर। तो ये पामीर जो ग्रंथि है, ग्रंथि क्यों कहते हैं, क्योंकि हिंदू कस्बी मिल रहा है, कुनलुन माउंटेन मिल रहा है, हिमालय काराकोरम वाला है, इसलिए इसको ग्रंथि बोल देते हैं। तो ये पामीर ग्रंथि इसे दुनिया की छत कहा जाता है। क्यों, क्योंकि पठार जो होते हैं पठार हैं, तो पठार लावा निर्मित पठार हैं, फ्लैट हैं। यही तो पर्वत पठार में अंतर है, पठार फ्लैट होते हैं काफ़ी, और पर्वत की चोटी फ्लैट नहीं होती है। ये कुछ बेस की अपेक्षा इनका जो चोटी होता है वो काफ़ी कम क्षेत्रफल का होता है, यही अंतर है पर्वत पठार में, इसलिए दुनिया की छत कहा जाता है। ऊंचाई पे भाई अब जब हिमालय के बगल में है तो यही ऊंचा रहेगा, और कौन रहेगा। कड़ी है हिमालय और मध्य एशिया को 3 भागों में हम बांटते हैं। उत्तरी पर्वत को ट्रांस हिमालय मतलब कि जो ये हम ग्रेट हिमालय को डिवाइड करते हैं कि ऊपर उसके काराकोरम, लद्दाख, जास्कर 3 पहाड़ियाँ आती हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो ट्रांस हिमालय इसको कहते हैं। हिमालय के बाद बीच में एक घाटी सी है, सिंधु वाला रीजन, इसके इधर में जो है। फिर हिमालय को 3 भागों में बांट देते हैं, महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय, या शिवालिक बाहरी हिमालय, नीचे वाला हिमालय, और एक पूर्वी हिमालय, पूर्वांचल हिमालय जो इधर हम देखते हैं। आइए देखते हैं ट्रांस हिमालय क्या है। ट्रांस हिमालय महान हिमालय के, इस ग्रेट हिमालय के उत्तर में जो जम्मू कश्मीर और तिब्बती पठार स्थित है। इस हिमालय के निर्माण से पहले काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणियां शामिल हैं। सोचो ये पुरानी श्रेणियां हैं, आपको 3 में बताया, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। आप याद रखिएगा यही उत्तर से दक्षिण का क्रम भी है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। क्रम ध्यान रखना जरूरी है एग्जाम के लिए, क्योंकि साधारण चीजें तो सबको पता रहती है, लेकिन उसमें विशिष्टता आप क्या देख रहे हैं यह काफी मायने रखती है। फिर माउंट केटू या गार्डविन जिसे हम कहते हैं, इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। मतलब ये कहाँ है, गार्डविन या माउंट केटू, ट्रांस हिमालय में है, ट्रांस हिमालय में। इस क्षेत्र के चट्टानों में समुद्री तलछट वाले जीवाश्म मौजूद हैं, जो टर्शियरी ग्रेनाइट से ढके हुए हैं। ये जानकारी याद रखिएगा, क्योंकि इनका निर्माण जब हुआ, पढ़ते हैं बीच में एक सागर था तो पंजिया के समय में, उसके बाद में बना। क्योंकि इतना ज़्यादा ऊंचाई, हम अपने आपको पहले ही बताया था कि इतनी ऊंचाई इसलिए चूँकि 2 महाद्वीपीय प्लेटों का टकराव हुआ, तो इसलिए बीच में एक महासागरीय प्लेट जो है वो विलुप्त हो गई है, इसलिए इतनी ज़्यादा ऊंचाई है। तो तलछट वाला कुछ जीवाश्म मौजूद हैं, जानकारी। महान हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला माउंट एवरेस्ट 8,848 यहीं स्थित है माउंट एवरेस्ट। हिमालय की लगभग सभी ऊंची चोटियां इसी श्रेणी में हैं, कंचनजंगा, नंगा, नंदा देवी, कामेट, नामचा बरवा। एक इंटरेस्टिंग बात बताएं, आप लोग जब लबासना में जाएंगे प्रशिक्षण के दौरान, तो वहाँ 4 हाउस हैं। मैं इस हाउस में था, नंदा देवी में। गौरव भाई का शायद अगर कपड़ा मेरा ग्रीन था, गौरव का अगर येलो होगा तो नामचा बरवा था। ऐसे ही एक कंचनजंगा, एक स्टॉक कोंगड़ी था, इसमें नहीं लिखा है। लवासना में 4 हाउस का सिस्टम है, वहाँ आपको मिलेगा। तो हिमालय की चोटियां ध्यान रखिए, कंचनजंगा, नंगा, नंदा देवी, कामेट, नामचा। उनका लोकेशन आपको एग्जैक्टली पता हो। देखिए जैसे इसमें लोकेशन देख रहे हैं आप, ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, लेकिन आपको लोकेशन पता होना चाहिए। लघु हिमालय वही महान हिमालय दक्षिण में शिवालिक के बीच का है। यहाँ पीर पंजाल, मसूरी, नागटिबा, महाभारत श्रेणी है। इस श्रेणी के प्रमुख चट्टानें स्लेट, चूना पत्थर, क्वार्टजाइट हैं।
हिमालय के प्रमुख हिल स्टेशन यहाँ भाई, शिमला, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, जितना भी आप खूबसूरती से घूमना चाहते हैं अच्छी जगह यहाँ पर हैं। नो डाउट हम लोग तो रहे हैं, काफ़ी आप लोग भी गए होंगे। प्रसिद्ध घाटियाँ, कश्मीर की घाटी, हिमाचल में कांगड़ा कुल्लू घाटी। ये शिवालिक हिमालय सबसे असंतत श्रेणी, मतलब कि ये लगातार नहीं बनी हुई है, बीच बीच में कट पिट है। तो शिवालिक और लघु हिमालय के बीच पाए जाने वाले अंदर ऐसे ऐसे इनका, तो इनको क्या कहा जाता है? पश्चिम में दून कहा जाता है, पूर्व में दुआर कहा जाता है। दुआर से लिखा है तो दुआर, दून, देहरादून, तो जो देहरादून राजधानी है ना, वो भी दून में निर्मित है। घाटी ही एक तरीके से अंदर लटकती घाटी तरफ। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहा जाता है। तथ्य है, आप देख लीजिएगा, कुछ काफी इंपॉर्टेंट नहीं। तो ये देखना, आप कोटली दून, पाटली दून, ये सब दून है। हिमालय अगर देखें, हिमालय की दिशा, तो दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्रों में हिमालय पूर्व पश्चिम दिशा में, सीधी बात देखो ये वाले में। जबकि अरुणाचल में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर है। दक्षिण पश्चिम कौन है? ये वाला। उत्तर पश्चिम कौन है? वाला। तो दक्षिण पश्चिम से, यार ये कैसा होगा? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम तो इस तरीके से होगा, सीधा सीधा। तो फिर पूर्वांचल की श्रेणी, ये हिमालय की पूर्वी शाखा, जो ये एरिया था। इसमें ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इन्होंने पूछा है। तो कंचनजंगा सिक्किम में हो गया, मिसमी, अबोर, यहीं पर अबोर पहाड़ी, दाफला, जैसे गारो खासी जयंती आप जान रहे हैं, मिकिर है, बरईल है, नागा, पटकाई बूम, मिजो हिल्स, मिसमी, अबोर, मिरी, डाफला। तो यहाँ पर एक पहाड़ी है अबोर, यहाँ है मिरी, फिर यह था दाफला। आप इसे रट लीजिएगा बहुत अच्छे से, पहाड़ियाँ तो एग्जैक्टली आपको पता हो, क्योंकि इससे प्रश्न सॉल्व होने की संभावना काफ़ी सही होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आप याद रखिए, मिजो हिल से ध्यान रखिएगा कि कर्क रेखा देखिए गुजर रही है। तो आप इन्हीं सब चीज़ों से जान जाते हैं। देखिए पद्मा नदी, पद्मा कौन, और कुछ नहीं, ब्रह्मपुत्र। इसे देखिए मानस मिल रही है ब्रह्मपुत्र से, यहाँ तीस्ता की मिल रही है, इधर से गंगा जा रही है, तो ये जमुना मेघना मिलके यहाँ पद्मा बनाती है। हिमालय का स्थानीय भाग, रीजनल डिवाइड, तो ये बड़ा चर्चित एनसीईआरटी में दिया गया। इन्होंने बस सबसे अच्छी बात है कि एनसीईआरटी से इसमें चीज़ों को लिया है। तो सिंधु ये है, सिंधु नदी, सतलज बाद में देखो जाके मिलती है, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, सबसे ऊपर सिंधु, सबसे नीचे सतलज मिल रही हैं। तो इनके बीच का जो ये क्षेत्र है, इनको हम कहते हैं पंजाब हिमालय, पंजाब स्टेट वहाँ भाई। फिर सतलज होगा, उसके बाद काली नदी आएगी, जाहिर सी बात है। तो सतलज और काली के बीच में नेपाल वाला एरिया ऐसे आ जाता है, थोड़ा सा उत्तराखंड लेकर। तो कुमाऊं हिमालय, और काली से नेपाल के इस बॉर्डर तक, नेपाल के पश्चिम बॉर्डर पर काली, पूर्वी वाले पे तीस्ता, इन दोनों के बीच में नेपाल हिमालय, जैसा नाम वैसा काम। फिर तीस्ता से इधर आएंगे असम, अरुणाचल के पूर्वी कॉर्नर पे, तो दिहांग नदी है, तो इसके बीच में जो आएगा उसको कहेंगे हम असम हिमालय। तो सिंपली आप याद रखिएगा, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, इसी सारे आपको नदी याद हो जाएगी कुछ, सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, दिहांग। विस्तार अगर देते हैं कि क्रम मिलाने के लिए, तो आप विस्तार को थोड़ा सा याद रखिएगा। सिंधु सतलज के बीच में 560 किलोमीटर, कुमाऊं 320। नेपाल भाई जब पूरा देश है और उसका देशांतरी विस्तार ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा नेपाल वाला, फिर असम वाला रीजन, देखो देखने से अच्छा लग रहा है। तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा नेपाल हिमालय, दूसरे पे असम हिमालय, फिर ये क्रम जोड़ दीजिएगा पंजाब और कुमाऊं का। सो ये चोटियाँ देखिए, हाइट के हिसाब से अगर सेट करने को आ जाए तो आप इसे ज़रूर कीजिएगा। ये हिमालय की चोटियाँ हैं, ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसमें देखिए वो नहीं दिया गया है, 8,848 वाली। गार्डविन स्टोन K2 इतना है, अच्छा उसको तो एवरेस्ट पहले ही ली थी ये लोग, मतलब सभी चोटियाँ दिया गया है। तो हाइट के अनुसार अगर सेट करने का हो, ध्यान रखिएगा, भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा है, कंचनजंगा सिक्किम में, ये भारत के पूर्णतः अंदर। और सब तो या तो तिब्बती चीन के साथ में भी साझा करते हैं पीओके, इसीलिए भारत की सबसे बड़ी है। नागा, गसेब, नुम्राट पीक, इनका लोकेशन देख लीजिएगा आप, नंदा देवी, नादा लिखा है। सो दर्रे, काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल, देखिएगा कि ये दर्रे कहाँ पर स्थित हैं।
सिपकिला हिमाचल। अलग स्टेट वालों को ध्यान रखना है, जोजिला लद्दाख, काराकोरम तो जम्मू कश्मीर, वैसे ही जानते हैं, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर। लेकिन दर्रे क्या है, दर्रे और कुछ नहीं है, पहाड़। जैसे हम इधर हम सड़क का बात करते हैं, नदियों में स्पीड और विभिन्न तरीके से बात करते हैं, स्थल में बना दो, जैसे पहाड़ों के बीच में जो निकलने के स्थान हैं उन्हीं को हम दर्रा कहते हैं। बारालाचाला हिमाचल, लिपुलेख उत्तराखंड, माना नीति नाथुला। माना नीति उत्तराखंड में, ये पूछा भी है शायद किसी एग्जाम में, तो माना नीति उत्तराखंड में है। नाथुला चीन के साथ विवाद था, देखो सिक्किम में। जलपला सिक्किम में। बोमडिला यांगाब दीफू पंगसाऊ अरुणाचल में। इससे अलग दर्रे और नहीं आने वाले हैं मुझे लगता है भाई। अगर कुछ वो अनाप शनाप पूछेंगे तो कोई नहीं कर पाएगा, तो उसमें हमारी आपकी कौन सी बात है। तो आप इन दर्रों को भी ख्याल में रखिएगा। अब देखिए, हमने पर्वत वाला चीज देख लिया, जैसे आपसे कहा कि उत्तर पर्वतीय क्षेत्र हमने देखा। आइए हम अब भारत के मैदान पे नजर डालते हैं। तो यह देखिए, कहा गया था दुनिया में सबसे बड़ा उपजाऊ क्षेत्र, दुनिया का लार्जेस्ट उपजाऊ क्षेत्र है ये गंगा वाला जो मैदान है। ये यूपीएससी ने भी पूछ रखा है। तो इन मैदानों का निर्माण सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के जलोढ़ निक्षेपों से हुआ है। जलोढ़, जो जल अपने साथ ही ओढ़े हुए आ रहा है, डिपॉजिट पर विभिन्न प्रकार के कार्बन तत्व मिट्टी है, तो यही उपजाऊ चीजें हैं। यह प्रायद्वीप के उत्तर में, हिमालय के दक्षिण में स्थित है। मैदान की लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर, चौड़ाई इतनी है। चौड़ाई पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है, ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक है। पूरब से पश्चिम की तरफ इसकी चौड़ाई बढ़ती जा रही है, यानी ऐसे। ऐसी बात आप दिमाग लगाएंगे तो इसे बंगाल के खाड़ी में सब नदी जाके गिर जा रही है, तो इसे पता चलता है कि इधर एक तरीके से विस्तार ज़्यादा है, पूरा यूपी। क्योंकि जो देश का स्वरूप भी है वो कुछ ऐसे ही है। सो जलोढ़ निक्षेप की अधिकतम गहराई 1000 से 2000 मीटर बीच होती है। 3 में भाभर तराई जलोढ़ में बांटा जाता है। जलोढ़ में ही फिर आ जाता है आपका खादर बांगर। नया निक्षेप को खादर, पुराने को भाभर। भाभर माने भब्बड़, भब्बड़ मतलब पत्थर होते हैं छोटे छोटे। इसमें पानी जब गिरता है ना तो अंदर से निकल जाता है, इसलिए कहा जाता है नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, क्योंकि इतने पत्थर है कि नीचे नीचे पानी बहता है। तो भाभा रीजन कहते हैं, ये पहाड़ों के ऊपर ही हिस्से में मिलेगा नदियों में। फिर धीरे धीरे तराई और फिर जलोढ़ आ जाता है। तो भाभर क्षेत्र क्या है, देखो सिंधु से तीस्ता तक, अभी आपने पढ़ा था, ये देखिए आप, ये है सिंधु, ये है तीस्ता, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय तक शिवालिक की तलहटी में पूरब से पश्चिम दिशा में बिना किसी रुकावट के 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई। अगर देखें तो पूरा मैदान की चौड़ाई कितनी है, 240 से 316, तो 8 से 16 किलोमीटर चौड़ा, यानी ऊपरी हिस्से में पाया जाता है भाभा। ऊपरी हिस्से में ये आपका हो गया भाभर क्षेत्र। आगे आते हैं तराई। तराई नमी घने जंगल समृद्ध, जान ही रहे हैं, 15 से 30 किलोमीटर की चौड़ाई है। ब्रह्मपुत्र घाटी में भारी वर्षा के कारण तराई थोड़ी चौड़ी है। बांगर, खादर बांगर। तो खादर हम जैसे आपको बताए कि नदियों के मार्ग किनारे नए जलोढ़, तो नए जलोढ़ जो हैं खादर कहते हैं। खादर इस क्षेत्र हर साल बरसात के मौसम में गाद के ताजा जमाव से समृद्ध होते हैं। खादर रेत, गाद, चिकनी मिट्टी सब अधिक उपजाऊ होती है। जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं जानते हैं, हम लोगों का खेत जो है इस घाघरा नदी के किनारे है, जिसे हम सरयू कहते हैं। तो जब बाढ़ आती है ना हर साल, तो अपने साथ में काफ़ी प्लेट लाती है, गांव में प्लेट उसको बोलते हैं। सब जमा करके फिर पानी पीछे हट जाएगा भाई, काफ़ी उपजाऊ होता है। तो खादर होगा नया, खाद खाद नई 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 खाद आई है। भांगर थोड़ा पुराना हो गया, पुराना जलोढ़। इसी के चूंकि इसी पे ना अगले साल आएगा, फिर इसी पे जमेगा, फिर इसी पे जमेगा, फिर इसी पे जमेगा, तो ये वाला हिस्सा हो जाता है भांगर, पुराना वाला। अवसादों के जमाव के आधार पर उत्तरी मैदानों का विभाजन, कि मुख्य अवसाद का जमाव कैसे हुआ, अभी ऊंचाई के कितना ऊंचा है, ऊंचाई के आधार पे तो हम देखते हैं राजस्थान का मैदान, इसमें अरावली पर्वतमाला है, गोलाकार है। सरस्वती लूनी नदी याद रखिएगा, लूनी नदी क्या है राजस्थान में, लवण का स्रोत है, मतलब किस तरीके से नमक बनाया जाता है।
नमक बनाया जाता है इससे। तो लूनी नदी से नमक निर्माण होता है। कई नमक झीलें पाई है, सांबर झील, पुष्कर झील के नाम से जाना जाता है। थार रेगिस्तान, जिसे कभी कभी महान भारतीय रेगिस्तान भी कहा जाता है, शुष्क क्षेत्र आप जान ही रहे हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का यहाँ पर जीवाश्म नेशनल पार्क भी यहीं है, ध्यान रखिएगा। फिर पंजाब हरियाणा का मैदान आता है, रावी सतलज ब्यास नदियों के, 3 नदी नीचे वाली याद रखिएगा बस। गंगा का मैदान जान ही रहे हैं, पश्चिम में यमुना नदी से लेकर पूर्व में बांग्लादेश तक ही है। ब्रह्मपुत्र का मैदान, तो सिंपल चीज़ें हैं, बस देखिएगा कि कितना भूमि को कवर कर रही हैं। अगर मिलाने को आ जाए तो आप गलती ना करें। अब आते हैं 3 नंबर पे, प्रायद्वीपीय पठार। यह पठारी क्षेत्र महान उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित है। यह हमारे देश का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रभाग या प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर कर रहा है। ऊंचाई लगभग, पठारों की ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 1 किलोमीटर ऊंची तक। अब इसमें कई भागों में विभाजित है। इसमें मालवा, बैतूल, बाघेलखंड एमपी में, बुंदेलखंड एमपी, उत्तर प्रदेश, रायलसीमा कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, शिलांग मेघालय, हजारीबाग, छोटा नागपुर, पठार, दंडकारण्य। यानी कि जब इसको आप ऐसे कुछ खींचेंगे तो इस तरीके से आएगा, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ बुंदेलखंड, बघेलखंड। फिर इधर आएंगे तो दंडकारण्य, हजारीबाग वाला इलाका। फिर इसी का टूटा हुआ भाग यहाँ पाया जाता है मेघालय में। तो बड़ी ही रोचक बात है। गया था, फिर बीच में भ्रंश हुआ, जो तीस्ता नदी ये सब बहती है। इसके बाद वाला जो एरिया मेघालय में, इसी पर प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। देखो, मेघालय पठार को एक विस्तृत अंतराल द्वारा प्रायद्वीप से अलग किया गया है। इसे गारो राजमहल या मालदा उपखंड, मालदा एक्सप्रेस चलती है, अगर लोग जानते हैं गाड़ी, मालदा टाउन, तो गारो, ये राजमहल गैप के नाम से जाना जाता है। तो यही अलग करता है, यानी ये इसी का हिस्सा है मेघालय पठार। अर्थात गारो खासी जयंती पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा हैं। ये जानकारी आप लोग जरूर याद रखिएगा। गारो खासी जयंती पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। आइए आगे देखते हैं। देखिए इधर वाला जो यहाँ दिया रहेगा वही छोटा नागपुर पठार। देखिए ये है बुंदेलखंड, अरावली हिल, सतपुड़ा, बिंद। देखो बिंद, सतपुड़ा, सतमाला, क्रम तो बहुत याद है भाई साहब। प्रायद्वीप में पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला, प्रिकम समय याद हो विशेष के लिए तो भाई ठीक है। ऊंचाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक, यानी इस तरीके से ऊंचाई इसकी कम होती जाती है। तो गुजरात की राजस्थान सीमा शुरू होता है ना, ये दिल्ली तक जाता है, तो उधर ऊंचाई कम होती जाती है। अरावली की सबसे कम होने के बहुत सारे कारण हैं कि ये पूरी प्लेट जो है वो धंस रही है, तो जाहिर सी बात है ऊंचाई कम होती जाएगी। सबसे छोटी माउंट आबू में गुरु शिखर है। माउंट आबू पे देखिए बुद्ध, महावीर स्वामी जी की, बुद्ध जी की मूर्ति भी बनाई गई शिखर पर हाल ही में। विंध्य और सतपुड़ा बहुत पुरानी अत्यधिक छत से पहाड़ी माला पठार के दक्षिण में स्थित है। लोकेशन आप देखिएगा और इनका विस्तार थोड़ा सा देख लीजिएगा। सतपुड़ा पर्वतमाला नर्मदा और तापी की भ्रंश घाटी वाले ब्लाक पर्वत का उदाहरण है। तो ये सतपुड़ा जो है भ्रंश घाटी वाला। सतपुड़ा पहाड़ी का उच्चतम बिंदु धूपगढ़। जानकारी आपको बस पता रहे। अमरकंटक मैकाल श्रेणी का उच्चतम बिंदु, मैकाल, मैकिल ने तो अमेरिका में, लेकिन ये मैकाल है जो नर्मदा और सोन नदियों का उद्गम स्थल है। पश्चिम घाट, पश्चिम घाट और पूर्वी घाट क्रमशः दक्कन के पश्चिमी पठार के और पूर्वी किनारों को चिन्हित करते हैं। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर, जैसी बात है, वे निरंतर, यानी पश्चिमी घाट अगर आप देखेंगे ना तो ये काफ़ी कंटिन्यूअस है, यानी इसमें टूटे टूटे मार्ग नहीं है, सी बहुत कंटिन्यूअस है। इधर पहाड़ी भी है ऊंचे, इधर भी पहाड़ियों को ध्यान से देखेंगे तो ऊंचाई में अंतर आता जाता है। वे निरंतर हैं, केवल दर्रों से ही पार। तो यहाँ पर बड़ा दर्रा मिला, भोल घाट, पाल घाट, सतकोट्टा, ऐसे 3 यहाँ पर दर्रे मिलते हैं। आप इन दर्रों को देखिएगा, भोल घाट, पाल घाट, सनकोट्टा, एक थाल घाट भी है। देखो दिया जी, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, एक नीचे की तरफ आपको अभी मिलेगा सनकोट्टा। तो ये दर्रे के आपको पता नहीं, दर्रे देख रहे हो, यहाँ ऊंचे फिर नीचे फिर नीचे, यहाँ भी ऊंचाई कम होती जाती है। इससे एक तात्पर्य क्या मिलता है कि वर्षा की मात्रा दक्षिण की तरफ कम होती चली जाएगी। पौने टकराएंगे भाई, ज़्यादा ऊंचाई ज़्यादा बारिश करेंगे, यहाँ तो ऊपर से निकल जाएंगे। तो 3 दर्रे आपको पता हो क्रम से उत्तर से दक्षिण में, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। अन्नामलाई पहाड़ियों और नीलगिरी के बीच में है, नीलगिरी।
पाल घाट जो है अन्नामलाई और नीलगिरी के बीच में है। भोर घाट महाराष्ट्र में, थाल घाट महाराष्ट्र में। सरेडी का उत्तरी भाग सह्याद्री से उत्तरी भाग को कहा जाता है, जहाँ नासिक ओसिक है। सह्याद्री की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है, खासकर सह्याद्री की। अन्ना मुड़ी, अन्नामलाई, इलायची रेंज, पलानी यहाँ पर हैं, आप देखिएगा उनको। यहीं पर कार्डामम पहाड़ियाँ आती हैं, इसे इलायची पहाड़ियाँ कहते हैं। अनाई मुड़ी, अन्नामलाई, यहीं पर तीनों का एक जंक्शन है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से ऊंचे हैं, जाहिर सी बात है। ये कुछ इस तरीके से। पूर्वी घाट 600 मीटर, इनकी ऊंचाई 1 किलोमीटर। सबसे ऊंची तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुडी है और डोडा बेट्टा। पश्चिमी घाट को स्थानीय रूप से तेलंगाना, महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक, तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियाँ, केरल में अन्नामलाई और इलायची पहाड़ियाँ कहा जाता है। पूर्वी घाट हमने जैसे आपको बताया महानदी से लेकर नीलगिरी तक है। विच्छेदित है, नियमित है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। तो अगर अब इसमें आप समझ सकते हैं, अगर विच्छेदित है तो मत्स्य पाने के लिए कौन सही हो सकता है भाई? पानी रोक करके कहीं किनारे हम नौकायन कर सकते हैं। अगर कंटिन्यूअस है तो उसे ज्वार भाटा अगर आएगा तो उसे जो कंटिन्यूअस है वहाँ ज़्यादा नुकसान होगा कि सीधा तट को खतरा पहुँचाएंगे। अगर विच्छेदित है ना तो काफ़ी वहाँ रोकने वाली झाड़ियाँ होगी। सो इससे आप बहुत कुछ इम्प्लाइड क्वेश्चन निकाल सकते हैं कि इधर देखो, इसमें इधर कंटिन्यूस बहुत गहरे गहरे इधर वो भी हैं बंदरगाह, लेकिन काफ़ी गहराई वाले, क्योंकि सीधा खड़ा ढाल है यहाँ पर। लेकिन पूर्वी तट पे जो है बंदरगाह बड़े अच्छे दंतुरित है इसका, हम कहें तटीय इलाका। तो अगर नहीं चढ़ पाते तो ज्वारों के साथ में काफ़ी जहाज़ों को चढ़ाया जाता है, ज़्यादा विकसित है। पूर्वी घाट की सबसे चोटी चिंदगाड़ा और याकोंडा। उत्तरी पहाड़ियाँ मध्य में कुदाफा पहाड़ियाँ तमिलनाडु की नलमाला, रमाला, वेलिकोंडा, पालकोंडा, 4 पहाड़ियाँ यहाँ पर हैं। नलमाला, वेलिकोंडा, पालकोंडा, तो इधर हैं, ध्यान रखिएगा। नलमाला तो सेवाराय जावड़ी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु रेंज में। यस, आप मैप देखिएगा आपको सब याद रहेगा। पहाड़ी तो मेरे भारत की एक एक पहाड़ी याद थी, मैप पे लोकेशन कहाँ है अभी भी याद है। तो अगर मैप रहे तो आप पूरा देख सकते हैं। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई तो हमने पहले देखा। फिर एक आता है तटीय मैदान। तटीय मैदान प्रायद्वीपीय पठार संकीर्ण तटीय पट्टियों के विस्तार से घिरा हुआ है, जो पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी के साथ चलता है। प्रायद्वीपीय पठार तो समझ रहे हैं। पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित पश्चिमी तट एक संकीर्ण मैदान है। पश्चिमी घाट और अरब सागर, पश्चिमी घाट ना सिंपल, ये अरब सागर है, तो इसके बीच एक तट, घाट और तट में अंतर होता है। घाट यहीं खत्म हो जाएगा लेकिन मे भी तट यहाँ तक हो, तो वही उसी को मैं संकीर्ण मैदान। इसमें 3 खंड है। उत्तरी भाग को आप जानते ही हैं भाई, कोंकण मुंबई वाले हिस्से में, मध्य भाग को कर्नाटक वाले हिस्से में कन्नड़, और दक्षिण वाले को मालाबार, और यहाँ पर क्या है कोरोमंडल, उत्तरी सरकार। तो याद रहे आपको। पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदान, जैसे आपको हमने बताया, जलमग्न कर या संकीर्ण बेल्ट है, बंदरगाहों प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है, काफी गहराई यहाँ पर है। हम कहें तो जलमग्न तटीय मैदान का उदाहरण। पश्चिमी तटीय मैदान बीच में संकीर्ण, उत्तर और दक्षिण की ओर चौड़े होते जाते हैं। यहाँ नदियाँ कोई डेल्टा नहीं बनाती क्योंकि काफी पठारी क्षेत्र वाला है। मालाबार के तट को कायल बैक वाटर के रूप में कुछ विशेष, आपको बताया था मैं बैक वाटर क्या है, कि अगर स्थल के भीतर ऐसे समानांतर में पानी घुस रहा है तो उसको हम कायल को बोलेंगे। तो मालाबार तट में केरल में पाया जाता है, काफ़ी फेमस है। पुन्नामदा बंगाल की खाड़ी के किनारे पूर्वी मैदान भाग विस्तृत समतल है। पूर्वी हिस्सा उत्तरी सरकार, दक्षिण को कोरोमंडल कह रहे हैं। पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है, उभरा हुआ तट का उदाहरण है। यहाँ सुविकसित डोल्टा है, ध्यान रखना। हम अगर नॉर्मली बात करें तो पश्चिमी घाट की ऊंचाई ज़्यादा है, और उभरा होने का मतलब नहीं कि पूर्वी तट ऊंचा, नो, उभरा मतलब ये डेल्टा का निक्षेप बन रहा है तो उभरा हुआ लग रहा है। यहाँ पर खड़ी ढाल है पश्चिम में, यही अंतर है। सिर्फ 500 किलोमीटर तक फैला, जिसे बंदरगाहों का विकास में कठिनाई है। क्यों? महाद्वीपीय शेल्फ क्या है कि हल्का ढाल वाला एरिया जो बढ़ता है फिर बाद में ढाल आता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि इधर गहराई कम है, पश्चिम घाट में गहराई ज़्यादा होने से बंदरगाहों का प्राकृतिक विकास है, लेकिन यहाँ दिक्कत होती है अच्छे बंदरगाह विकास में, इसलिए कभी कभी जहाज यहाँ फंस जाती हैं, आप देखे होंगे न्यूज में। फिर इंतजार करते हैं कि ज्वार आए, तो ज्वार आएगा पानी के साथ अपने इस जहाज को उठा के ले जाकर तट पर पहुँचा देगा। द्वीप समूह
अंडमान में 572 द्वीप, लक्षद्वीप में 27, याद रखिएगा। बंगाल खाड़ी अरब सागर में स्थित हैं, आप जान ही रहे हैं। मोटे तौर पर इनका भी विस्तार देख लीजिए ऐसे ऐसे। भारत का देख लिए थे भाई कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 59 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ऐसे ही मोटे तौर पर देखें तो 6 डिग्री उत्तर से 14 और 92 डिग्री पूरब से 94 पूरब, यानी 2 डिग्री इनका चौड़ाई है अगर, तो 6 8 डिग्री इस ऐसा कुछ अंडमान निकोबार वालों का 8 डिग्री का। इससे क्या फायदा होता है ना कि अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे बना के आते कि 20 डिग्री तक विस्तार है इसका, अच्छा अच्छा नहीं भाई, चांस ये अक्षांश का विस्तार कितना, मात्र 8 डिग्री है, 6 से 14। देशांतरीय 2 डिग्री में पूरा अंडमान है, सोचो 2 डिग्री में पूरा अंडमान है, मोटा मोटा निकालो। अगर 2 डिग्री में अंडमान है, 1 डिग्री लगभग आया था हम लोग, आप लोगों को याद होगा 111 किलोमीटर, यानी कि लगभग 220 किलोमीटर में टोटल अंडमान की चौड़ाई है भाई, 220 किलोमीटर में, ऐसे आप निकाल सकते हैं। द्वीपों के 2 प्रमुख समूह रिची द्वीप समूह, लेबरिन द्वीप समूह शामिल है। व्यापक श्रेणी उत्तर अंडमान दक्षिण निकोबार। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है, याद रहे आपको कि 10 डिग्री चैनल क्या है। 10 डिग्री चैनल सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप का एक हिस्सा है, सबसे दक्षिणी जो पॉइंट है, दक्षिण में निकोबार है तो हिस्सा रहेगा ही। सैडल पीक उत्तरी अंडमान पर स्थित सबसे ऊंची चोटी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जिसे हम बैरन द्वीप भी कहते हैं, निकोबार द्वीप में स्थित है। नारकोंडम द्वीप भी अंडमान सागर में स्थित है और सुप्त ज्वालामुखी है। ये तथ्य ध्यान रख लीजिएगा आप। सैडल पीक, माउंट डियावलो इंपॉर्टेंट याद रहे बस। माउंट थोइलर कोयो वगैरह आए तो लगा सकते हैं, हाँ भाई चलो ये अंडमान का हो सकता है, यानी उत्तर भारत में, हिमालय का तो नहीं है, तो एलिमिनेट करने में आता है। ध्यान रखिएगा 10 डिग्री आपने पढ़ा कि अंडमान निकोबार। 9 डिग्री मिनिकॉय द्वीप को मुख्य लक्षद्वीप से अलग करता है, मिनिकॉय द्वीप को मुख्य लक्षद्वीप से। 8 डिग्री जो है मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। मालदीव देखो देश है। तो ये है भैया इसकी कहानी, यानी कि मालदीव कहीं यहाँ पड़ गया, फिर मिनिकॉय, फिर ये लक्षद्वीप। 8 डिग्री 9 डिग्री, तो 8 डिग्री किसको किसको कर दिया, मालदीव और मिनिकॉय 8 डिग्री। 9 डिग्री किसको कर दिया, मिनिकॉय को, किससे, लक्षद्वीप से। ये हो गई कहानी। 10 डिग्री यहाँ अंडमान निकोबार, इसे याद रखिएगा आप लोग। लक्षद्वीप आप देख लिए। मूगा द्वीप कोरल आइलैंड है, टोटली कोरल आइलैंड। इसका केस देखो केरल में चलता है, मेरे ख्याल से जुडिशियल जो क्षेत्र है। 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है। लगभग 36 द्वीप में 11 बजे में लोग रहते हैं, 11 पे नेजन पिट द्वीप के में कुछ शिवारड भी है। पहले 3 प्रभाग थे, लैका द्वीप, मिनिकॉय, अमिन द्वीप। फिर इनका नाम हमको टोटल को लक्षद्वीप हमने रख दिया। एंड्रोड द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है, अमिन द्वीप सबसे बड़ा द्वीप समूह है। द्वीप समूह द्वीप में अंतर है, द्वीप मतलब कि एक साथ ये इतना बड़ा है, द्वीप समूह मतलब कि भैया इसके पास खुद 70 80 हैं छोटे छोटे डांग। भारतीय रेगिस्तान देखिए अरावली पहाड़ियों के पश्चिम किनारे पर स्थित है। ऐसे ही अरावली अभी आपने देखा गुजरात से दिल्ली तक जाता है, तो उसके पश्चिम में क्या है, रेगिस्तान। 150 mm से कम वर्षा होती है, 150 mm देख रहे हैं आप, यानी 105 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। शुष्क है मरुस्थल, आप समझे रहे हैं। मेसोजोइक युग के दौरान यह क्षेत्र समुद्र के नीचे था। उत्तर भाग सिंध की ओर ढलान वाला, दक्षिण भाग कच्छ केरल की ओर ढलान वाला है। रेगिस्तान देखिए, नदियाँ काली की जाहिर सी बात है, बारिश वर्षा काल में कुछ बहेंगी, अदरवाइज फिर सूखी ही रहेंगी। दक्षिण भाग में बने वाली नदी लूनी नदी है। कम वर्षा उच्च वाष्पीकरण का इस पानी की कमी वाला क्षेत्र है, जाहिर सी बात है। तो ये हुई आपकी प्रमुख कहानी, इसको आप समझिएगा। इसका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भाई कि आप मैप देखिएगा अच्छे से। मैं एक मैप आपको सर्च करके भी दिखा देता हूँ। माउंटेन इन इंडियन मैप।
बे भाई ये नहीं जी। हाँ देखो, दृष्टि की साइड पे शायद। देख लो भैया कि कैसे कैसे कहानी है। देखो, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर ग्रेट हिमालय, फिर पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक। तो इसे क्रम बताओ। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर बीच में महान हिमालय, फिर पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक, ऐसे नंदा देवी, फिर इधर मिशमी उसको क्या ही बताएं, कैसे बताएं तुमको, मेरे लिए तुमको। चलिए अपलोड करते हैं अपने जेल में। ये अरे भाई ये तो सब उड़ गया। ओके कोई बात नहीं। कैसे बताऊं तुझको। ओके तो ये अब आप देखिए अच्छे से इसको। चलिए। अरे भाई कहाँ है तुम। ओके सो आइए। मिसमी अबोर मेरी दाफला, पटकाई बूम, इधर अर्कान्योमा, तो अर्कान्योमा भी ये है। फिर गारो खासी जयंतियाँ, मिकिर रंगमा, यहाँ एक रंगमा होगा, लिखा नहीं है रंगमा, मेरे याद आ रहा है मिकिर रंगमा बराइल। ओ नहीं, उत्तर चौचर है। अबोर मेरी दाफला, मिशमी अबोर मेरी दाफला 4 हो गया, गारो खासी जयंतिया 3 7 हो गया, पटकाई बूम अरकानियोमा हो गया, ब्लू माउंटेन एक है, तो फोंग फोंग पुई कहते हैं। तो फिर इधर देखिए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ग्रेट हिमालय, पीरी पंजाल, धौलाधर, शिवालिक, अरावली रेंज हो गया, माउंट आबू उधर है, इसी एरिया को रेगिस्तान वाला एरिया है, गुरु शिखर यहाँ है, कच्छ की पहाड़ी ऊपर, कच्छ नीचे गिरनार गिर रेंज है, महादेव, कच्छ की खाड़ी यहाँ हो जाएगा, खंभात की खाड़ी ये हो गई, सतमाला, मोटा मोटा में देखो ये विंध्या ये है, इसी में कैमूर रेंज आता है, मैलान और रामगढ़, ये देखो राजमहल हिल्स, यही मालदा गैप है, जिसको अलग कर देता है, जो गारो खासी जयंतिया इसी पठार का ही हिस्सा है। अयोध्या हिल्स, बादाम बादाम पहाड़, फिर गढ़जात है, फिर यहाँ देखो नलमाला एर्रमाला, तो नलमाला एर्रमाला, शबराय, जावड़ी, नागरी, काडामा, मन्नामलाई, नीलगिरी, बाबा बुदान की पहाड़ी, हरिश्चंद्र, बालाघाट, अजंता, निर्मल, आप सबको अच्छे से देखिएगा, सभी यहाँ बालाघाट है, तो नयागढ़, एशिया पहाड़ियाँ यही हैं, तो आप ऐसे देखिएगा पहाड़ों को खास करके। सो आई थिंक वी शुड कंक्लूड। इसके अलावा और हम क्या बताएं। पहाड़ हो गए आपके, यस, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इन पहाड़ियों को, इस झीलों को, ऐसे मैप में आप सबको सर्च करके अच्छे से देखिएगा, कोई दिक्कत होगा बताइएगा। ऐसे हम 2 क्लास और लूँगा मैं, एक क्लास में ये भारत की निकास जल निकास प्रणाली, डेल्टा नदियों की बात, एक में जलवायु, फिर भारत के महत्वपूर्ण चीज़ें कवर हो जाएंगी। इसे आप अच्छे से आप देखिएगा कि भौतिक विभाजन और क्षेत्र, एनसीईआरटी का सहारा आप ले सकते हैं। ठीक है साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।